Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will discuss about monopoly, अजारादारी. अभी सिर्फ हमने समझना मोनोपोली होता क्या है और इसकी कंडीशन कॉजेज कौन कौन से हैं और प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है. शॉर्ट एंड लॉन्ग रन को बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. अभी तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मोनोपोली ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. मोनो मीन सिंगल और पोली या पोलियो मीन सेलर. तो मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर जो कंप्लीट कंट्रोल रखता हो ओवर द होल इंडस्ट्री और मार्केट. अब इसकी बेशुमार रीजन हो सकती हैं. हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी टेक्निक हो, कोई स्पेशलिटी हो जो किसी दूसरी फर्म के पास नहीं है. हो सकता है उसके पास कोई लाइसेंस हो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसके अलावा किसी दूसरी फर्म के पास नहीं है. हो सकता है कि उसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, या हो सकता है कि उसके पास कोई कस्टमर पावर इतनी ज्यादा हो कि वो अपने पावर के बलबूते पे एक आर्टिफिशियल मोनोपोली क्रिएट कर ले. आते हैं जी डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली. चुप करके बैठ दो, फिर मैं काम कर दूं. ऊपर बैठ दो. ये नाजरीन मेरी बेटी है, ये भी बीच में आ गई, कहते मैंने भी वीडियो बनानी है जी. तो डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ सिंगल फर्म हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट. मोरओवर the goods produced under the firm monopoly does not have any close substitute. अब आते हैं जी causes of monopoly. There are few causes. Monopoly arises when the firm has a complete control over a specific raw material. Oil, gas, bronze, gold. किसी भी raw material में अगर उसके पास complete control है और उसके अलावा complete control किसी दूसरी इंडस्ट्री के पास नहीं है तो monopoly create आप कर सकते हैं. दूसरा कॉज इसका ये हो सकता है कि मोनोपोली फर्म हो सकता है उसके पास कोई ऐसी टेक्निक और प्रोडक्शन है जो भी मार्केट में किसी दूसरी इंडस्ट्री के पास नहीं है, किसी दूसरी फर्म के पास नहीं है. तीसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट ने फॉरेन मार्केट्स को बैन करने के लिए अपनी किसी स्पेसिफिक फर्म को लाइसेंस दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ आपने सेल आउट करनी है, आपके अलावा किसी और ने सेल आउट नहीं करनी. इस केस में भी जा रहे हो आप बाय. तो इस केस में भी फर्म के पास मोनोपोली पावर आ जाती है. चौथा कॉज इसका ये हो सकता है कि किसी पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या इंडस्ट्री को मोनोपोली पावर दे देती है कि ये काम सिर्फ आपने करने हैं पब्लिक वेलफेयर के, उसके पास राइट होते हैं. तो इस सिचुएशन में भी वो मोनोपोली एक क्रिएट हो जाती है. अब आते हैं जी इसकी कुछ अजम्पशन या कंडीशन की तरफ. तो देर आर फॉलोइंग अजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ मोनोपोली. सबसे पहले सिंगल सेलर. पहली अजम्पशन ही यही है कि सिंगल सेलर होना चाहिए. अगर सिंगल सेलर नहीं है तो मोनोपोली वो बाय डेफिनेशन बात गलत है. दूसरी अजम्पशन इसकी या कंडीशन ये है कि देर इज नो एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट. क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक पेप्सी और कोक ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है. तो इस तरह का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए. अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो मोनोपोली खत्म. तीसरी बात, एंड नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती. अगर मार्केट में एंटर हो गई तो फिर तो मोनोपोली पावर ही खत्म हो गई, उसका कोई कंपटीटर मार्केट में आ गया. चौथी असम्पशन, मोनोपोली फर्म हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस. मोनोपोली फर्म को प्राइस मेकर भी फर्म कहते हैं. प्राइस टेकर तो हो गई ना परफेक्ट कंपटीशन वाली, तो ये प्राइस मेकर है. अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करते हैं और अपनी मर्जी से आउटपुट डिसाइड करते हैं. 5वें नंबर पे है जी इसके अजम्पशन एंड कंडीशन, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व की क्यों होगी? क्योंकि फार्मूला इसमें भी यही है कि प्राइस ये कम करके अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्राइस ज्यादा करके अपने आउटपुट को जरा ये कम कर सकते हैं. तो डिमांड कर्व इसका भी नेगेटिव स्लोप ही होता है. अब आते हैं जी हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली. प्राइस और आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं. तो ये एक मेरे पास डायग्राम अभी मैंने बनाई है. एक्स एक्सिस पे आउटपुट है आपके पास Q, वाई एक्सिस पे आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट है. अब सबसे पहले ये मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व है. इससे ऊपर ये एवरेज रेवेन्यू की कर्व है. परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती हैं.
क्यों? क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, बेशुमार मार्केट्स हैं, न्यू एंड फर्म्स अपनी मर्जी से एंट्री भी हो सकती हैं, एग्जिट भी हो सकती हैं। जहाँ पे कंपटीशन कोई नहीं, जिस वजह से ये माइनर रेवेन्यू स्टीपर हो गई, इसके ऊपर एवरेज रेवेन्यू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी माइनर और एवरेज रेवेन्यू की शेप यही होती है, लेकिन वो हल्की सी ज़रा फ्लैटर हो जाती हैं। माइनर रेवेन्यू ऊपर चला जाता है, एवरेज रेवेन्यू उससे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कहाँ पे होगी? जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट ये यू शेप ही होती है, बेशक परफेक्ट कंपटीशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। ठीक है जी। तो ये यू शेप, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगी, ये ए पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे आउटपुट आपकी डिटरमिन हो जाएगी। नीचे मैंने Q1 लिख दिया, ओ Q1 ये फर्म ने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, इतनी प्रोडक्शन करनी है, और इसी पॉइंट को ड्रैग करता हुआ मैं ऊपर ले गया AR तक, ये पॉइंट B बन गया। तो B से हमें पता चल गई प्राइस, इसको मैं पीछे ले आया, ये P1 तक, ये प्राइस सेट हो गई। ओ P1 इतनी प्राइस लेनी है मोनोपोली फर्म ने, ओ Q1 इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। और ये प्राइस कैसे सेटल हुई? क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू पे ये B पॉइंट आया है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई Q होता है। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई Q को Q से डिवाइड कर देते हैं, Q से कैंसिल हो जाता है, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस आ जाता है। तो इस वजह से ये B पॉइंट पे हमने प्राइस ले ली। अब ये A पॉइंट आउटपुट का, B पॉइंट प्राइस का, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट OQ1 और यहाँ पे आपकी प्राइस OP1। इतनी प्राइस फर्म चार्ज करेगी और इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो ये है, ये नीचे वाली फर्म सिर्फ आपको कर्व समझाने के लिए है। एग्जाम में अगर आ जाए हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन अंडर मोनोपोली, तो यहाँ तक ही काम है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये क्या है जी? टोटल रेवेन्यू उसकी शेप ये बनती है और टोटल कॉस्ट उसकी शेप ये बनती है। जहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन होती है मोनोपोली की, वहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमाइज हो जाता है। प्रॉफिट आपकी मैक्सिमम होती है, क्योंकि प्रॉफिट पाई से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? R माइनस C, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों को जब माइनस करें तो ये गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये गैप मैक्सिमम हो, वहाँ पे A पॉइंट बनता है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ये इसका सिनेरियो है जी। इस पॉइंट से आपकी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो जाती है। ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। अगली 2 वीडियोस आ रही हैं, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, और उससे अगली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, और उसमें फर्म प्रॉफिट अर्न करती है या लॉस उसको होता है। ये अगली वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।